Brought to you by ITIL. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। ये कहानी है कर्नाटक की, कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले की। इसी चित्रदुर्ग जिले में एक गांव है जिसका नाम है बग्गलू रंगनवा हल्ली। पता नहीं मैं ठीक से प्रोनाउंस कर पा रहा हूं या नहीं, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ इंडियन लोगों को साउथ इंडियन लोकेशंस के और वहाँ के लोगों के नाम भी कई बार प्रोनाउंस करने में थोड़ी दिक्कत होती है। और तारीख है 27 जून की, जब ये घटना हुई थी 27 जून 2018, यानी 27 ऑफ जून 2018। हुआ ये कि इस गांव में चूंकि गर्मी के दिन थे और रात का वक्त था, तो ज़्यादातर लोग अपने अपने घरों के बाहर सोए हुए थे। गांव में ये दृश्य आम है, और ये सिर्फ साउथ इंडिया की बात नहीं है, नॉर्थ इंडिया में भी जिन इलाकों में गर्मी पड़ती है, लोग गर्मियों में बाहर सोते हैं, छत पे सोते हैं। तो ये एक नॉर्मल बात है और एक नॉर्मल नाइट थी जबकि ये बात है। तो इसी 27 और 28 जून की दरमियानी रात को इस गांव में एक परिवार में हलचल मची हुई थी। बाकी गांव के लोग आराम से अपने अपने घरों के बाहर सो रहे थे, लेकिन एक परिवार में हलचल थी। हलचल क्या थी? बेसिकली जो पति पत्नी थे वो आपस में लड़ रहे थे, और इनके बीच ये लड़ाई अब काफ़ी फ्रीक्वेंट हो चली थी, यानी अक्सर ये आपस में लड़ा करते थे। और इनकी उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, ये तकरीबन समझ लिए 25 से 30 साल के बीच की इनकी एज होगी पति पत्नी की। पति का नाम है श्रीधरा और पत्नी का नाम है सकम्मा। तो ये सकम्मा और श्रीधरा ने कुछ साल पहले लव मैरिज की थी, और इसके बाद ये दोनों इस गांव में रहते थे, और इनको दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे भी थे। दोनों बॉय चाइल्ड थे, यानी लड़के थे। एक लड़का जिसका नाम है धनुष, उसकी उम्र है 3.5 साल। ये 2018 के हिसाब से बता रहा हूँ। और जो छोटा बेबी है, दूसरा लड़का, उसका नाम है माइलरी, और इस माइलरी की उम्र उस समय थी 1.5 साल की। तो ये दो छोटे छोटे बच्चे थे, पति पत्नी थे। देखा जाए तो बिल्कुल आइडियल फैमिली थी, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं थी। मेहनत मजदूरी करके घर में रोज़ी रोटी का भी इंतज़ाम हो जाता था, लेकिन पति पत्नी के बीच में रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, और ये अक्सर लड़ा करते थे। और लड़ाई की जो बुनियादी वजह है, जो बेसिक रीज़न है, वो ये था कि पति श्रीधर ये सकम्मा पर शक किया करता था। उसे लगता था कि मेरी वाइफ किसी और के साथ इन्वॉल्व्ड है, और जब मैं घर में नहीं रहता हूँ तो ये किसी दूसरे आदमी से मिलती जुलती है। अब शक एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। श्रीधर के पास भी इसका कोई एविडेंस नहीं था, लेकिन उसे शक ज़रूर था कि मेरी पत्नी जो है वो मुझे चीट कर रही है। इस बात पर पहले जब दोनों की कई बार लड़ाई हुई, तो गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं और नाते रिश्तेदार जो इनके हैं, उन्होंने इन पति पत्नी को एक साथ बिठाकर बुलाकर काफ़ी समझाया था, और श्रीधर से ये वादा भी लिया था कि वो फिर कभी अपनी पत्नी के साथ ज्यादती, मारपीट या लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। लेकिन श्रीधर अपनी आदत से बाज आने वाला नहीं था। वो अक्सर शराब पीकर घर आता था और अपनी पत्नी सकम्मा को बहुत बुरी तरह से मारता था, और ये सब कुछ करता था वो अपने छोटे छोटे बच्चों के आंखों के सामने। आप सोचिए उन बच्चों पर क्या गुजरती होगी, और सकम्मा नाम की उस महिला पर क्या गुजरती होगी। खैर, ये आदमी जो है ये थोड़ा संवेदनहीन किस्म का आदमी था, जिसकी वजह से वो ऐसी हरकतों को अंजाम देता था। और 27 जून को हुआ ये कि रात को तकरीबन 2:30-3 बजे ये दोनों पति पत्नी लड़ रहे थे, और लड़ते लड़ते दोनों के बीच में बात इतनी बिगड़ी कि श्रीधर ने घर में ही रखा हुआ एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया, और उस पत्थर से बिस्तर पर सोई सकम्मा के सिर को कुचलना शुरू कर दिया। 1 2 3 4, एक के बाद एक भारी पत्थर से सकम्मा के सिर पर उसके पति ने कई वार किए। दुखद तस्वीर, दुखद पहलू देखिए कि उस महिला के एक तरफ 1.5 साल का छोटा सा बच्चा लेटा था, और दूसरी तरफ 3.5 साल का बड़ा बेटा लेटा हुआ था। ये दोनों बहुत छोटे थे, और इनकी आंखों के सामने इनकी माँ पर इनका पिता भारी पत्थर से लगातार हमले कर रहा था। और यह हमला इतना घातक था कि सकम्मा को संभलने का मौका ही नहीं मिला। दोनों बच्चे ये सब कुछ देखकर आधी रात को चीखने चिल्लाने लगे और बुरी तरह से घबरा गए। मतलब किसी हॉरर फिल्म जैसा मंजर जो है इन छोटे बच्चों की आंखों के सामने पेश हो गया। ये
जो 1.5 साल का बच्चा है वो तो खैर मतलब एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल ही होपलेस हो गया और वहीं पर पड़ा रहा। लेकिन जो दूसरा 3.5 साल का बेटा है वो अपने घर से इस भयानक मंजर को देखकर चीखता हुआ निकला और रात के तकरीबन 3 बजे के आसपास, 2:30-3 बजे के आसपास ये निकलकर मोहल्ले से रोता चिल्लाता हुआ पड़ोस में अपनी मौसी के घर गया। इसकी मौसी यानी सकम्मा की बहन मंजुला उसी गांव में रहती है और वहां जाकर उसने पूरी कहानी अपनी मौसी को और बाकी घर के लोगों को चीखते हुए रोते हुए सुनाई। उसने बताया कि मेरे पापा ने मेरी मम्मी को पत्थरों से मारा है, पत्थर मार दिया है और मम्मी को बहुत खून बह रहा है और वो बहुत छटपटा रही है। आधी रात को जब घर वालों ने यानी पड़ोसियों ने और रिश्तेदारों ने ये सब कुछ सुना तो उन्हें भी थोड़ी देर तक तो समझ ही नहीं आया कि मामला क्या है। लेकिन बच्चा जिस तरह से बेतहाशा रो रहा था, धनुष उस बड़े बेटे का नाम है, और वो लगातार अपने रिश्तेदारों को इस घटना के बारे में बता रहा था, तो फिर लोगों ने तुरंत रिएक्ट किया और वो दौड़ते भागते हुए श्रीधर और सकम्मा के घर पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद उन्होंने वही मंजर देखा जिसका जिक्र 3.5 साल का छोटा सा बच्चा धनुष कर रहा था। अलबत्ता यहां जब सारे लोग मौके पर पहुंचे तब तक श्रीधर जो है वहां से गायब हो चुका था। वो आधी रात को इस हमले को अंजाम देकर घर से फरार हो चुका था। जो लोग इनके घर आए उन्होंने देखा कि सकम्मा जो है वो बेजान पड़ी हुई है और उसका सिर बुरी तरह से फूट चुका है, ख़राब हो चुका है और मंज़र बहुत भयानक था। तो सकम्मा को इस हाल में देखकर लोगों को समझ में आ गया कि ये मामला कत्ल का है और वो ज़िंदा नहीं है। तो लोगों ने उसे अपनी तरफ से संभालने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे और उन्होंने फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया। आधी रात को ही जो लोकल थाने की पुलिस है वो मौके पर पहुंची। उसने पूरे सीन ऑफ क्राइम को बहुत बारीकी से देखा। जो बिस्तर, खून से सना तकिया, ये सारी चीज़ें थी वो पुलिस ने जब्त की। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और श्रीधर की तलाश शुरू कर दी। देखा जाए तो जिस तरह से बच्चा इस घटना के बारे में पड़ोसियों को और अपनी मौसी और रिश्तेदारों को बता रहा था, उससे ऐसा लग रहा था कि ये मामला एक ओपन एंड शट केस है, यानी एक ऐसा केस जो सामने आने के साथ ही, जिसका खुलासा होने के साथ ही जो केस समझ लीजिए सुलझ भी गया हो। तो अब श्रीधर को पकड़ना पुलिस की जिम्मेदारी थी। पुलिस ने वो कोशिश शुरू की और अगले ही दिन पुलिस श्रीधर को दबोचने में कामयाब हो गई। यानी 26 और 27 जून की दरमियानी रात की ये बात थी और समझ लीजिए कि 27 जून की सुबह या डे आवर्स में श्रीधर को पुलिस ने पकड़ लिया। जब श्रीधर को पुलिस ने पकड़ा तब उसने कोई जहरीली चीज़ खा ली थी और उसकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाई थी, तो तबीयत ख़राब ज़रूर थी। पुलिस ने पकड़कर उसे पहले हॉस्पिटल वो लेकर गई और उसके बाद उसका ऑब्जर्वेशन में ही पुलिस इलाज करवाती रही और कुछ घंटों के इलाज के बाद वो ठीक हो गया। इसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की और उसने सारी कहानी जस की तस सुनाई, जैसी कहानी इनका बेटा 3.5 साल का धनुष वो सुना रहा था। उसने पूरी बात बताई। रात को पत्नी के साथ लड़ाई हुई और फिर मैंने गुस्से में पत्थरों से मारा, उसकी हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस ने उससे पूछा कि तुम कहाँ गए और तुमने जो इतने हमले किए, जाहिर है खून के छींटे तुम्हारे ऊपर भी आए होंगे, तुम्हारे वो कपड़े कहाँ हैं। तो श्रीधर ने अपने उस खून से सने कपड़े के बारे में भी बताया, उस लोकेशन, उस ठिकाने के बारे में भी बताया। पुलिस उसे लेकर गई और खून से सना हुआ उसका शर्ट पुलिस ने बरामद कर लिया और बरामद करने के बाद उस शर्ट पर जो खून के छींटे थे उसके नमूने पुलिस ने कलेक्ट किए और जो खून के छींटे सकम्मा और श्रीधर के घर के बिस्तर से मिले थे उसके नमूने भी पुलिस ने इकट्ठा किए थे। वो खून के छींटे जो है वो सकम्मा के थे। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जो थी उससे भी पुलिस ने सैंपल कलेक्ट किया था। तो ये सारे जो अलग अलग जगहों पर ब्लड स्टेन पुलिस को मिले, मतलब बॉडी में, बिस्तर में और खुद श्रीधर की शर्ट में, ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट हो गए और ये प्रूव हो गया कि ये खून जो है वो सकम्मा का ही है, किसी और का नहीं है। तो ये अपने आप में एक एविडेंस था। इसके अलावा जो छोटा सा बच्चा है धनुष, वो लगातार घर वालों को, रिश्तेदारों को इसके बारे में बता ही रहा था। पुलिस ने उससे बातचीत की और उसने उस रात की पूरी कहानी पुलिस को बताई। पुलिस को लगा कि ये केस जो है काफ़ी कंक्रीट है, क्योंकि जो नाते रिश्तेदार हैं वो इसके बारे में बता रहे हैं, बच्चा बता रहा है, डेड बॉडी रिकवर हो चुकी है, आरोपी ने अपना जुर्म पुलिस की पूछताछ में कबूला है और उसकी निशानदेही पर उसकी
शर्ट जो उसकी बीवी के खून से सना हुआ है वो हमने रिकवर कर लिया है। तो पुलिस ने ये एक्सरसाइज बिल्कुल लाइटनिंग स्पीड में कैरी किया और उसका नतीजा ये हुआ कि महज 2 दिनों में, ये एक रिकॉर्ड है मर्डर के मामले में, महज 2 दिनों में कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले की पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी। सोचिए, वो चार्जशीट जो एक लंबे इन्वेस्टिगेशन के बाद आमतौर पर पुलिस दाखिल करती है और पुलिस के पास 3 महीने का वक्त होता है चार्जशीट दाखिल करने के लिए, उस चार्जशीट को कर्नाटक पुलिस ने इस केस में सिर्फ 2 दिनों के अंदर दाखिल कर दी और उस चार्जशीट को कोर्ट ने बहुत गंभीरता से लिया। अब जब कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की बारी आई तो जो आरोपी था श्रीधर, वो कोर्ट में इस पूरी बात से इनकार करने लगा। उसने कहा कि नहीं, उसने हत्या नहीं की है, ये झूठी बात है, उसे फंसाया जा रहा है। अब कह तो वो रहा था कि झूठी बात है, फंसाया जा रहा है, लेकिन जब प्रोसिक्यूशन ने यानी अभियोजन पक्ष ने उससे ये कहा कि ठीक है चलो फंसाया जा रहा है, लेकिन 26 और 27 तारीख की रात को तुम कहाँ थे, और अगर तो तुम घर में थे तो तुम्हारी मौजूदगी में तुम्हारी पत्नी पर अगर किसी ने इस तरह का हमला किया तो तुमने उसे बचाने की कोशिश की, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी? तुम्हें उस घर से, अपने घर से घटना की रात को निकलते हुए और जाते हुए कई पड़ोसियों ने भी देखा है, इसका एविडेंस हमारे पास है। तुम क्या इस बात से इनकार कर सकते हो? तो सच्चाई यह है कि श्रीधर बोल तो झूठ रहा था, लेकिन जब उसे उसका वर्बल एनकाउंटर अभियोजन पक्ष के एडवोकेट्स ने किया, लॉयर्स ने किया, तो फिर वो टूट गया और उसके पास अपने आप को बेगुनाह साबित करने का उसके पास और कोई जरिया नहीं था। इस बीच इस मामले में जो चार्जशीट में सबूत थे, फॉरेंसिक एविडेंस थे, पोस्टमार्टम वाले और वो शर्ट और खून वाले, वो सब तो अपनी जगह है। मोहल्ले वालों की गवाहियां थी जिन्होंने उस दिन श्रीधर को घर से भागते हुए देखा था, फिर धनुष ने जो लोगों को बताया था उनकी गवाहियां थी, लेकिन सबसे क्रूशियल एविडेंस उस छोटे से 3.5 साल के बच्चे का ही होने वाला था, धनुष का, जिसे पुलिस ने कोर्ट में पेश करने का फैसला किया। अब कोर्ट में जब धनुष को पेश किया गया तो आप समझ सकते हैं कि कोर्ट का माहौल कैसा होता है। एक बहुत ही गंभीर माहौल होता है और कत्ल का मामला है जो अपने आप में बहुत ही संगीन है, दुखद है। तो इस छोटे से बच्चे को घबराहट ना हो और वो घबराहट के मारे ऐसा ना हो कि अपनी बात से पलट जाए, तो पुलिस वाले और अभियोजन पक्ष के लोगों ने बहुत ही सावधानी से काम लिया। उन्होंने इस बच्चे को कोर्ट में जज साहब के सामने पेश किया और पहले बच्चे से बहुत नॉर्मल तरीके से छोटी मोटी मामूली बातचीत की। ऐसे सवाल पूछे जो बहुत कॉमन सवाल थे जिसका जवाब कोई भी बच्चा बहुत आसानी से दे सकता है। मसलन जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तुम्हारी मम्मी का नाम क्या था और तुम्हारे छोटे भाई के बारे में बताओ। तो ये सारी चीज़ें एक बच्चा बहुत इजीली बता सकता है। ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल तरीका था उस बच्चे को थोड़ा सा उत्साह देने का और उस बच्चे के अंदर अगर कोई हिचकिचाहट या डर का माहौल है तो वो खत्म हो जाए, इस चीज़ की एक कोशिश थी। इसका नतीजा ये हुआ कि बच्चा काफ़ी कॉन्फिडेंट तरीके से सारे सवालों का जवाब देने लगा। उसके बाद बच्चे से उस रात के घटनाक्रम के बारे में पूछा गया और बच्चा जो है हूबहू जो उसने अपनी आंखों के सामने देखा और जो उसने अपनी मौसी को सबसे पहले जाकर बताया था, मंजुला को, उस पूरी कहानी को उस बच्चे ने कोर्ट में हूबहू नैरेट किया, सुनाया। इसे सुनने के बाद जज साहब ने इसे इस मामले में एक क्रूशियल और बहुत ही वाइटल एविडेंस के तौर पर दर्ज किया और कहा कि 3.5 साल का ये छोटा सा बच्चा बिल्कुल सच बोल रहा है और इसकी सारी बातों को टेस्टिमनी के तौर पर, गवाही के तौर पर हम यहाँ दर्ज कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों के बीच में एक और ऐसी बात हुई जिसने कोर्ट रूम में मौजूद सारे लोगों के आंखों में आंसू ला दिए और जज साहब उस बात से और ज़्यादा कन्विंस्ड हुए। हुआ ये कि ये बच्चा गवाही तो दे रहा था, अपने पापा की शिकायत तो कर रहा था, बता तो रहा था कि पापा ने मम्मी की हत्या इस तरह से की, लेकिन ऐसा करते करते जब उसकी नज़र अपने पापा से मिली तो वो रोते रोते अपने पापा से वहीं से खड़े खड़े पूछने लगा कि अप्पा, आपने मेरी माँ को क्यों मारा? ये बोलकर वो वहाँ फूट फूट कर रोने लगा। अब एक बच्चा जो गवाही दे रहा हो इतने संगीन मामले में और वो अपनी पापा की आंखों में आंखें डालकर रोता हुआ अपनी माँ के कत्ल के बारे में सवाल पूछ रहा हो, तो आप समझिए कि इस गवाही पर डाउट करने का या शक करने की फिर कोई वजह या गुंजाइश नहीं रह जाती है। हालांकि इसके बावजूद जो डिफेंस लॉयर है यानी बचाव पक्ष के वकील जो श्रीधर की तरफ से इस मामले में कोर्ट में पेश हुए थे, उन्होंने ये कहा कि इस बच्चे को उसकी मौसी ने ये सारी कहानी सिखाई पढ़ाई है
और ये बच्चा जो है कहीं सुनी बातें बता रहा है, इसने अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देखा है। लेकिन बच्चे ने खुद भी इस बात से इनकार किया और जो प्रोसिक्यूशन के एडवोकेट थे और जो पुलिस थी उन्होंने बताया कि अगर बच्चे को कोई भी बात सिखाई जाती तो उसकी कहानी में कोई डिस्क्रिपेंसी होता, कोई झोल होता। पहली बार में वो कुछ और बताता, दूसरी बार में कुछ और बताता, यानी उसकी वर्जन में कुछ फर्क जरूर नजर आता। लेकिन इस मामले में बच्चा शुरू से जो कहानी सुना रहा था, अब कोर्ट में खड़े होकर भी वो वही कहानी सुना रहा था। और जिस तरह वो रोते हुए कोर्ट में अपने पापा से शिकायत करने लगा, उसके बाद तो फिर कोई गुंजाइश बची ही नहीं कि ये बच्चा कोई झूठ बोल रहा है। तो सारे एविडेंस और सारे गवाहों को देखते हुए, इस छोटे से 3.5 साल के बेटे की गवाही को देखते हुए, आखिरकार लोअर कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को महज 13 दिन के अंदर इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उसे दोषी करार दिया। साथ ही कोर्ट ने इस आदमी को, श्रीधर को, यह भी कहा कि देखो, सारे एविडेंस तुम्हारे खिलाफ थे और तुमने इस हत्या को अंजाम दिया है तो तुम्हें सजा तो हो रही है। इसमें बच्चों की गवाही का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, यह भी तुमने देखा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम बाहर आकर अपने बच्चों से खुंदक रखो, क्योंकि बच्चे बड़े मासूम होते हैं। 3.5 साल की उम्र होती ही क्या है, उसने अपनी आंखों से जो कुछ देखा वो हमें बताया। तो बच्चा तुम्हारा दुश्मन नहीं है। इसीलिए कल को अगर तुम्हें इस मामले में, जैसे आजीवन कारावास की सजा हुई है, कल को अच्छे चाल चलन की वजह से या किसी वजह से तुम अगर जेल से बाहर भी आ जाओ तो भी इन बच्चों को अपना बेटा ही समझना, और ऐसा नहीं कि इनको अपना दुश्मन समझने लगो और इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करो। तो वो जो श्रीधर था आरोपी, वो इस घटना को अंजाम देने के बाद जब उसे सज़ा हो रही थी तो पुलिस के ऑफिसर्स और अभियोजन पक्ष के लोगों ने ये देखा कि उसको इस मामले पर पश्चाताप ज़रूर है, और उसने कोर्ट में भी कहा कि उसे इस घटना का अफसोस है और वो जेल से बाहर आने के बाद भी कभी भी अपने बच्चों को कभी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। और जेल जाने से पहले उसने आखिरी बार जज साहब से एक रिक्वेस्ट की कि उसे अपने बच्चे से एक बार मिलने का मौका दिया जाए। दोनों मिले और वो पल भी बड़ा भावुक था, जिसमें बच्चा अपने पिता से मिल तो रहा था लेकिन उसे शिकायत थी कि उसके पिता ने उससे उसकी माँ को छीन लिया है। तो ये एक बड़ा दुखद मामला था। हालांकि इस मामले में जो आरोपी है वो और उसके वकील हाई कोर्ट भी गए, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने उसकी अपील को खारिज कर दिया और फिलहाल वो जेल में अपने पत्नी के कत्ल के मामले में सज़ा काट रहा है, उसे सज़ा सुनाई गई है। तो ये थी पूरी कहानी, ये था पूरा घटनाक्रम। इस पेशकश को ख़त्म करने से पहले आइए, जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मेरठ में एक लड़की की संदिग्ध हालत में मृत्यु हुई थी, और उस मृत्यु के मामले में पुलिस ने उस केस को सॉल्व तो किया, लेकिन जो लड़की की आइडेंटिटी है उसे जानबूझकर दुनिया के सामने गलत बताया। ऐसा पुलिस ने क्यों किया, उसके बारे में भी मैंने अपनी उस प्रीवियस स्टोरी में चर्चा की है। आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, तो आइए कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं। बायस कोट्टाकियम के नाम से एक आईडी है और इन्होंने कहा है कि शम्स सर नीड्स टू लर्न हाउ टू टेल दीज इवेंट्स रेस्पॉन्सिबली लाइक मिस्टर सुप्रतिम बैनर्जी। अरे शम्स सर जो है वो आइडियल हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। लेकिन मतलब उन्हें, मुझे नहीं लगता कि मुझसे कोई चीज़ सीखने या जानने की ज़रूरत है। और तो कुल मिलाकर थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट, और मुझे लगता है कि आपने मुझे अप्रिशिएट तो किया ज़रूर है, लेकिन जो बात लिखी है कि शम्स नीड्स टू लर्न हाउ टू टेल दीज इवेंट्स रेस्पॉन्सिबली लाइक मिस्टर सुप्रतिम बैनर्जी, मतलब इस चीज़ को पर्सनली मेरे लिए मतलब डाइजेस्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल है, बट आई एम हम्बल्ड। थैंक यू वेरी मच। संतोष साहुरा जी ने कमेंट किया है, बीजेपी की पुलिस है भाई, क्राइम तो ये करते हैं। चलिए, ये एक पॉलिटिकल टाइप का कमेंट है। अब जिसकी भी सरकार रहेगी, सरकार तो सरकार होती है, और इल्ज़ाम लगाने वाले ये कह सकते हैं कि भाई उस सरकार की, उस पार्टी की पुलिस है। जगदीश चांडीगढ़ जी ने कमेंट किया, उन्होंने कहा है कि आज के दौर में कोई किसी का सगा नहीं होता। इतना बड़ा देश और इतनी आबादी, और देश के स्थानीय नेता अपने अपने लोगों के आधार कार्ड बनवाकर अपने स्वार्थ के लिए उनको बसा देते हैं, चाहे वो जेन्युइन सिटीज़न हो या ना हो। सारंग चौहान ने भी कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। उन्होंने कहा है कि पुलिस का मोटो यही था कि केस को हल्का बना दे, और अब तो ये डबल भारी केस हो गया है। सारंग जी ये बता रहे हैं। बिल्कुल, मतलब देखिए, इसमें मुझे लगता है कि मीडिया का एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव रोल इस मामले में है, खासकर उन पत्रकारों का जिन्होंने इस केस को फॉलो किया और ये पता किया कि लड़की की पहचान मेरठ की पुलिस जानबूझकर गलत बता रही है। स्टेटस फॉर यू के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है और इन्होंने कहा है कि पुलिस ने कातिलों को बचाने के लिए रिश्वत ली है।
मीनाक्षी मीनाक्षी मंडल का कमेंट है और उन्होंने कहा कि साफ तौर पर कहें तो पुलिस को वो होटल मालिक से हफ्ता फिक्स था, पुलिस का इनकम का सोर्स है, ऐसे में होटल मालिक को इसलिए इंक्वायरी में इतनी लापरवाही पुलिस ने की। जाहिर सी बात है, पुलिस जब इस तरह की लापरवाही भी मैं नहीं कहूँगा, इस तरह की घोटालेबाजी करती है तो उसके क्रीडेंशियल पर सवाल तो खड़े होते ही हैं। अनु जिम्बा ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इसके अलावा पवन हेल्थ के नाम से एक आईडी है, परवेज़ अहमद है, इन्होंने कहा कि यूपी पुलिस मुजरिम नहीं मुस्लिम पकड़ती है, ये परवेज़ जी ने कहा है। जवाहर लाल ने भी कमेंट किया है, उन्होंने कहा कि लड़की को न्याय मिलना चाहिए। और जिमिन के नाम से एक आईडी है, इन्होंने लिखा है आमी तोमा के भालोबाशी भाई, बांग्ला में इन्होंने लिखा है। प्रदीप भाम्बू जी ने भी कमेंट किया है। उमेश भूइया जी और रिंकू जायसवाल का भी कमेंट है। ज्योति का भान का कमेंट है। बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का। बहुत सारे और भी लोगों ने कमेंट्स किया है, लेकिन सारे लोगों के कमेंट्स जो है मैं एक दिन में पढ़ नहीं सकता, सारे सवालों का जवाब भी नहीं दे सकता। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर हाजिर हूँगा किसी कहानी किसी वाक़ये के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।